दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। अब आप देख सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक पिछले साल भर से लगातार कमज़ोर बना हुआ है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। उनको लगता है कि सुज़लोन का शेयर आने वाले समय और नुकसान देगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आप सुज़लोन एनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, तो आपको ये पता ही होगा कि सुज़लोन का शेयर इससे पहले भी साल, डेढ़ साल तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है। उसके बाद इसने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। ये स्टॉक 4-5 रुपए के आसपास जब था, उस समय भी स्टॉक देखें तो आपको कम से कम 6 से 7 महीने तक उसी लेवल में दिखाई देगा। उसके बाद ये थोड़ा-सा आगे बढ़ा, 8 रुपए के आसपास पहुँचा, लेकिन जो 8 रुपीज़ की प्राइस थी वो डेढ़ साल तक रही थी और वहाँ से जब इसने दौड़ना शुरू किया, सीधा 40 के आसपास पहुँच गया था। ऐसे में ये एक कंसोलिडेशन का पीरियड है जो जल्द ही यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव संभावना बनेगी, क्योंकि अब कंपनी ने अपने सारे कर्ज को खत्म कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। इसके बीच में एक देखें तो बड़ा झटका सुज़लोन को लगा है। सुज़लोन की अपील थी वो खारिज हो गई है। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्वार्टर 2 आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 2 से? यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्वार्टर 2 के बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 54.62 पर रही, जहाँ पे 1.01% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद यहाँ पे बिकवाली का दबाव आ गया। कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ पाओगे कि स्टॉक लगातार कमज़ोर बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह में 1.48% के आसपास की इसमें गिरावट हुई है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 6.90% की गिरावट हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 16.56% के आसपास के स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है और 6 मंथ की बात कर लें तो यहाँ पे 5.27% के आसपास की गिरावट हुई है और 9 मंथ के हिसाब से 12.09% के आसपास की गिरावट है। कहीं कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिला है। पिछले 9 महीनों में आपको लगातार ये कमज़ोर दिखाई देगा। लेकिन जब पिछली बार तेज़ी का दौर शुरू हुआ तो ये 86 तक चला गया था। जो स्टॉक 40 के आसपास था वो 86 तक चला गया था। काफ़ी कम समय, सिर्फ देखें तो 2 महीनों में स्टॉक लगभग बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका था। 100% की इसने तेज़ी बताई थी और ऐसे में अब बिकवाली आई है, तो थोड़ा-सा धैर्य के साथ तो इसमें बने रहना होगा आपको। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी जीईआरसी ने सुज़लोन एनर्जी की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए रिव्यू के लिए पिटीशन लगाई थी स्टेज 2 की, जो कनेक्टिविटी देनी है उनको 35 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात के अंदर, उसको लेकर जो फैसला उनके खिलाफ आया था, जिसमें आप देख सकते हो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे उनको एक तरह से झटका दिया था और उनकी जो रिव्यू थी उस रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था। तो उसके खिलाफ उन्होंने गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अपील की थी, लेकिन यहाँ पे जो फैसला सुज़लोन के फेवर में नहीं आया, उनको अपील जो थी वो खारिज हो गई है। तो सुज़लोन एनर्जी ने देख सकते हो कि यहाँ पे जो चैलेंज किया था रेगुलेटरी का जो फैसला था उसको, वो फैसला उनके फेवर में नहीं आया। तो पूरा ये मामला अगर समझे तो ये मामला सुज़लोन के 50 मेगावाट कनेक्टिविटी के आवेदन से जुड़ा हुआ है। हालांकि कॉरिडोर की कमी जैसे मुद्दों के कारण राज्य के अधिकारियों ने केवल उन्हें 35 मेगावाट के पहले जो स्टेज 1 के चरण की ही मंजूरी दी थी। यानी उनके हिसाब से जो बिजली का निर्माण होगा वो आगे आपूर्ति बराबर ढंग से नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे 35 मेगावाट के ही प्रोजेक्ट को मंजूरी उन्होंने दी। तो कंपनी ने कैप्टिव यूज़ मोड के तहत जीईटीसीओ के 66 केवी नादाधरी सब स्टेशन माध्यम से अपनी ग्रीन एनर्जी की निकासी का अनुरोध किया था। उनके हिसाब से जो सब स्टेशन है नादाधरी का, वहाँ पे वो अपनी बिजली को आपूर्ति कर सकते थे। तो जीटीसीओ ने सुज़लोन के आवेदन पर विचार करते हुए कनेक्टिविटी से संबंधित प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमियों का हवाला दिया। सुज़लोन ने कहा कि जीटीसीओ ने कुछ अतिरिक्त शर्तें लगा दी थी, जैसे कि कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए उपभोक्ताओं की संख्या प्रदान करने की मांग, यानी कितने लोग आपकी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उन सब कंज्यूमर का नाम देने की उन्होंने डिमांड रखी। और जबकि सुज़लोन की तरफ से कहा गया है कि कनेक्टिविटी के चरण में ये अनिवार्य नहीं है कि हमें बताना पड़े कि किस किस कस्टमर को हम बिजली सप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये नई शर्तें जोड़ी गई।
सुज़लोन एनर्जी ने दावा किया कि ऐसी मांगें अव्यावहारिक है, जो बिल्कुल आप देखिए नियम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उसने कनेक्टिविटी के लिए अधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी जो नियम थे उसका पूरा पालन किया है। जो प्रक्रिया थी उसको अच्छे से अपनाया, जो भी उसके लिए फॉर्मेलिटी कंप्लीट की। और सुज़लोन ने कहा कि जीटीसीओ ने ऐसी मांगों के माध्यम से नियमों का ये उल्लंघन किया है और एक तरह से इस मामले में जीआरसी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, क्योंकि जो नियम थे उसका उन्होंने पालन किया, उसके बावजूद भी उनकी अपील को खारिज किया गया, उनकी जो मांग को नहीं माना गया, तो ये नियमों का उल्लंघन है। तो ये देख लो कि जवाब भी आ गया। गुजरात जीईटीसी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने जो नियामक मुद्दों का हवाला देते हुए जीआरसी के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो चीनी संस्थाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता सितंबर 2024 में प्रक्रिया में किए गए संशोधन से उत्पन्न हुई है। यानी 2024 में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसका उद्देश्य कि दुर्लभ पारेषण क्षमता के सट्टेबाजी से होने वाले संचय को रोकना था। इस परियोजना के लिए अपूर्व वित्तीय समापन, भूमि दस्तावेज विवाद आदि का भी हवाला दिया गया। यानी कुछ जो डॉक्यूमेंट है, जो लीगल जमीन अधिग्रहण को लेकर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको रोका गया। तो ये देखिए राज्य विद्युत नियामक ने अपने आदेश में कहा है कि चीनी संस्थाओं की मांग वास्तव में प्रक्रिया के संशोधित खंड से उत्पन्न होती है। उन्होंने स्वीडन के वित्तीय समापन और बैंक गारंटी सहित भूमि दस्तावेजों में भौतिक कमियों का भी हवाला दिया। यानी जो स्वीडन ने बैंक गारंटी दी उसमें भी कुछ कमी रह गई है और डॉक्यूमेंट जो पेश किए उन्होंने जमीन अधिग्रहण के उसमें भी कमी है। तो इन दलीलों के बाद GRIS ने स्वीडन के आवेदन को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि GTO का जो कदम न तो मनमाना है और न ही गैर कानूनी है। यानी एक तरह से जो फैसला किया गया गुजरात की सरकार की तरफ से वो कानून के अनुरूप है और इसमें कोई गलत नहीं है। तो एक तरह से स्वीडन को ये एक तरह से झटका लगा है। तो ये स्पष्ट करते हुए कि याचिकाकर्ता को पहचाने की संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि स्टेज 2 की कनेक्टिविटी आवेदन के साथ अनिवार्य है। तो हम आयोग के 21/9/2024 के आदेश के गठित जो पठित कनेक्टिविटी प्रक्रिया 2023 का पालन करने में विफलता के कारण जीईटीसीओ द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखते हैं। जैसे ये देख सकते हो कि जीआरसी को क्लीन चिट दी गई है, उन्होंने जो फैसला किया सही है और स्विट्ज़रलैंड की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो एक झटका तो लगा स्विट्ज़रलैंड को। अब ये देख सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड का हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले साल भर में स्विट्ज़रलैंड का प्रदर्शन कैसा रहा उसको देखिए। फाइनेंशियल 2024 और 25 को हम कंपेयर करेंगे। पहले बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6567 करोड़ के आसपास था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़ के 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला पिछले एक साल में। टीआर ग्रोथ की बात करें तो 9.64% अप था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल 2025 में 67.39% अप हुआ है। बहुत बड़ा जंप है। टोटल खर्च की बात कर ले तो 5,854 करोड़ का खर्च था फाइनेंशियल ईयर 2024 में और फाइनेंशियल 2025 में ये खर्च बढ़ के 9,546 करोड़ तक पहुंचा। तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। टी ग्रोथ की बात करें तो 0.60% के आसपास थी फाइनेंशियल 2024 में। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये सीखता बढ़ते हुए 63.07% तक पहुंच गया। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 660 करोड़ का प्रॉफिट बताया फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये सीधा बढ़ के 2071 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा, ज़बरदस्त बढ़ा। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 76.82% डाउन था फाइनेंशियल 2024 में, जबकि 25 में 213% अप हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.44% था फाइनेंशियल 2024, जबकि 25 में ये 15.62% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.11% रहा फाइनेंशियल 2024 में, जबकि 25 में यह 19.02% रहा। बात करें बेसिक ईपीएस की तो 0.50 रुपीज़ के आसपास था 24 में, जबकि 25 में ये 1.52 रुपये तक पहुंच गया। वाकई में पिछले एक साल में कमाल कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाला रिजल्ट बेहतर होगा और स्विट्ज़रलैंड फिर शानदार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।